कहीं ना कहीं पूरा देश अब सामाजिक न्याय की बात कर रहा है और वो समझ गया है कि हिंदू नाम का छाता लगाया जाता है और हमको छाते के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। ये लिस्ट बना रहे हैं, 6 महीने इंतज़ार करेंगे और कहेंगे हमने बहुत मोटिवेट किया, समाज से और बच्चे नहीं आ रहे इसलिए हम इनको भी ताला लगा रहे हैं। भाजपाई अंगोछा, अंगरखा या पट्टा डाल रखा है। तो आज की तारीख में अगर आप एसडीएम, सीओ और पुलिस वालों को सड़क पे गिरा गिरा के भी पीटते हो तो आपके खिलाफ एफआईआर तक नहीं दर्ज होगी। हमने तो यही सुना है कि अंग्रेजी में गेट आउट बोला गया है। जब सरकार अपने अधिकारियों को बताती है कि तुम्हारे ये अपने हैं और तुम्हारे ये पराए हैं, वो क्या कहावत है, ना खुदा ही मिले ना विसाले सनम। इन दिनों सोशल मीडिया पर और मीडिया पर भी अनुरोधाचार्य का एक पुराना वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। उस वीडियो के बीच में अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अनुरोधाचार्य जी के बीच कुछ धार्मिक बातें हो रही हैं, लेकिन उन धार्मिक बातों को एजेंडे के तहत कहीं न कहीं पेश किया गया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शरद जी और कर्नल शरद जी मौजूद हैं। सर, ये बयान आप सुन रहे होंगे कि किस तरीके से उन्होंने धर्माचार्य जी से कुछ पूछा था। आखिरकार क्या पूछा था और क्या उसका असली जवाब है? आजकल ना संजय जी, दुनिया पहले से ज़्यादा जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है तो उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो गई। अब आप देखिए कि ये लगभग एक 2 साल पुराना कन्वर्सेशन है, उसका एक वीडियो है और उसकी रीमार्केटिंग हो गई। तो अब तो दुनिया में जो भी आपको कैमरे पे दिखता है उसकी टाइमिंग, रेलेवेंस सब कुछ वर्कआउट करने के बाद ही आता है। तो ये 2 साल के बाद जब ये दोबारा वीडियो आया है तो इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कारण है, और अगर कारण है तो उसके पीछे कोई कारक भी होगा। और ये तो हम सब जानते हैं कि राजनीतिक सामाजिक चेतना अलग चीज़ है, धार्मिक चेतना अलग चीज़ है। राजनीतिक चेतना समाज के लिए है, धार्मिक चेतना व्यक्ति के लिए है। लेकिन आदिकाल से आप देखेंगे कहीं ना कहीं क्लैश या ओवरलैप इस पे होता है, चिंतन भी होता है, विचार भी होता है, और शास्त्रार्थ कह लें पुराने ज़माने में या आजकल डिबेट और कन्वर्सेशन कह लें, वो भी होता है। तो सबसे पहली बात तो जो ये वीडियो जो लेके आया गया है अचानक सोशल मीडिया पे गया, तो हम लोगों ने सोचा कि नौजवान हैं, कहीं से ढूंढा होगा और उन्होंने चलाया होगा और फिर एक बार पकड़ में आता है वीडियो तो फिर वो वायरल होने लगता है, ऐसे ही कुछ हुआ होगा। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी ने उसके बाद जो बयान दिया है वृंदावन में, उसके बाद तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो गई। हमारा देखिए, हम लोग फौज से आए, हमारे धार्मिक मूल्य बिल्कुल अलग हैं। हम तो मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, चर्च के सामने, गुरुद्वारे के सामने, शमशान के सामने, और गंगा जी के किनारे कहीं पुल से गाड़ियों से निकल रहे हो तो गंगा जी के सामने, और गंगा जी के किनारे शमशान अधिकांश होते हैं, आप जानते हैं। हर आदमी हर जगह बराबर हाथ जोड़ लेता है क्योंकि सब धर्म के, लेकिन एक जैसी वर्दी, एक जैसे कपड़े, एक जैसा हथियार और एक जैसा काम। तो हम लोगों के लिए तो ख़ास तौर से असहज लगता है कि कोई धर्म का व्यक्ति जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हो, भले ही वो धर्माचार्य ना हो, संत ना हो, सिर्फ कथावाचक ही हो, लेकिन धर्म से जुड़ा है, तो जब वो इस तरह की बात करता है कि एक धर्म से दूसरे धर्म की नफ़रत के लड़ाने की या विभेद की बात करता है, तो थोड़ा सा फौजियों के लिए ख़ास तौर से उसे डाइजेस्ट करना मुश्किल है। और जब ये उन्होंने बोला कि हमसे तो आप रास्ता अलग कर लेते हैं, मुसलमानों से रास्ता नहीं अलग करते, तो ये एक धार्मिक व्यक्ति के मुंह से आज के वक्त में भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मुस्लिम नफ़रत की राजनीति कर रही है, उसी लाइन का एक नफ़रत भरा बयान अगर एक धर्म का कोई व्यक्ति दे तो इसका मतलब कोई भी सामान्य व्यक्ति भी कनेक्ट कर सकता है। तो हम लोग तो अभी राजनीतिक सामाजिक रूप से छोटे से कार्यकर्ता हैं, पार्टी से समर्पित हैं, सब चीज़ों को समझते हैं। तो ये पूरी तरीके से इसका मतलब राजनीतिक प्रायोजित तरीके से इस पहले वीडियो को वायरल किया गया और उसके बाद उसको हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए किसी धार्मिक व्यक्ति का इस्तेमाल किया गया। तो वो स्वाभाविक है, उनकी अपनी मर्जी से ही वो इस्तेमाल हुए होंगे, और किसने इस्तेमाल किया, कैसे इस्तेमाल किया, वो मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ, वो तय करे। एक सवाल और है कि अखिलेश जी मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, और कुल मिलाकर के ये द्वंद से हैं तो कृष्ण को भी खूब मानते हैं। इन दिनों एक मंदिर भी वो बना रहे हैं, उस मंदिर को लेकर भी विवाद की स्थितियां हैं। और ये कहा जाए कि भाई 43 करोड़ देवी देवताओं को लेकर बीजेपी चल रही है, आप 4 देवी देवताओं से कैसे लड़ पाएंगे?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि व्यक्तिगत तौर पे हम किसी भी धर्म को मानते हों और किसी भी आस्था को मानते हों, हमारे हिंदू धर्म में तो निर्गुण और निराकार को भी पूजा जाता है, अपनी अपनी आस्था है। लेकिन जब आप एक सार्वजनिक और संवैधानिक पद पे, जिम्मेवार पद पे बैठे होते हैं, मैं फौजी हूँ तो फौज से ही उदाहरण देता हूँ हर बार। एक इंडिविजुअल के तौर पे मैं अपने घर में किसको पूजता हूँ, किसकी फ़ोटो लगाता हूँ या मूर्ति लगाता हूँ, ये मेरा विवेक है। लेकिन अगर मैं एक फ़ौज की टुकड़ी का, मान लीजिए पलटन का कमांडिंग ऑफिसर हूँ और वहाँ पे हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे, उनके त्यौहार भी होंगे, क्रिसमस भी होगा, ईद भी होगा, होली भी होगी, प्रकाश पर्व भी होगा। तो जो त्यौहार हैं, जो हमारे लिए बंदूक उठाते हैं, हमारे आदेश पे गोली खाते हैं और गोली चलाते हैं, स्वाभाविक है उनकी मान्यताओं के मर्म का सम्मान की जिम्मेवारी भी लीडर के तौर पे हमारी है। तो जो भी फौज में त्यौहार होते हैं वो सभी लोग साथ मिलके एक साथ मनाते हैं, चाहे वो ईद हो, होली, दिवाली हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि समाज में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, लेकिन इतनी कुव्यवस्था भी नहीं है कि दिवाली सिर्फ हिंदू मनाते हैं, ईद सिर्फ मुस्लिम मनाते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि हम छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो बड़ा लालच से रहते हैं, ईद है, सिवैयाँ आएंगी। मुस्लिम घरों में दिवालियों का वक्त होता है, होली का वक्त होता है, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बोले गली में अभी देसी घी के महक आएगी, गुजियाँ बनेंगी तो हमें भी मिलेंगी। कहीं ना कहीं यही संस्कार जो लीडर हैं समाज के, उनसे अपेक्षित है। तो जो राजनीतिक नेतृत्वशीलता देते हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, उनसे ये अपेक्षित है कि वो सभी समाज के सभी मान्यताओं के सभी प्रकार से समर्पण और सम्मान का ख्याल रखें। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे नेता अखिलेश यादव जी हर त्यौहार में, हर समाज के हर त्यौहार में मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, सब जगह जाते हैं। और इसी को रेखांकित करते हुए हो सकता है कि उनकी व्यक्तिगत भी कुछ आस्थाएं हों, किसी देवी देवता में हो सकता है उस क्षेत्र विशेष में, परिवार में, गांव में, आसपास के कस्बों में लोगों की मान्यताएं हो, लोगों ने निवेदन किया और सबने मिलकर एक फैसला किया हो कि हम लोग मिलकर के जैसे तैसे थोड़ा बहुत जोड़ जाड़ के और एक अच्छा मंदिर बनाते हैं। आप सोचिए कितना पुण्य से भरा और कितना पुनीत कार्य है। कोई सरकार से तो ग्रांट मांगी नहीं, कोई सरकार को दरख्वास्त नहीं दिया कि हमको बजट दे दो या कर्मचारी दे दो। सामूहिक रूप से एक सामूहिक स्थान, पूजा का स्थान, धार्मिक स्थान बनाने का प्रयास है। उन लोगों की उसमें आस्था है। हाँ, अगर किसी की आस्था से आपकी आस्था अगर विचलित हो रही हो तो शायद आप कहीं ना कहीं ये सोच के बैठे होंगे कि धर्म के हम ठेकेदार हैं और शायद धर्म उनके लिए आस्था ना हो, उनके लिए धंधा हो, व्यापार हो। तो उनको ये लग रहा हो कि उनके बाजार में कोई दूसरा कैसे आ रहा है। जैसे एक मिठाई वाला है, उसके बगल में अगर मंदिर के बाहर दूसरी दुकान खुले तो उस मिठाई वाले से उसको दिक्कत होती है कि तुमने यहाँ कोयला डाल दिया, तुमने यहाँ घी पलट दिया। ये तो इंसान की सोच और संकीर्णता की बात है। हम खुले दिल से चलते हैं। हम कहते हैं हर एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करिए और कम से कम ये जलना वलना तो छोटे दिल का है, बड़ा दिल कीजिए और बड़े दिल से चलिए। पहला सवाल मेरा ये कि इन दिनों स्कूलों को मर्जर किया जा रहा है। तकरीबन 27,000 स्कूल ऐसे हैं जो चिन्हित किए गए हैं, लेकिन इन चिन्हित किए जाने के बाद अब गांव-गांव आवाज़ भी उठने लगी है और राजनीति भी तेज है। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आज के वक्त का मौजूद सवाल है और बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप पीछे की तरफ जाएं, मुझे याद है मेरे ख्याल से 1795 के आसपास एक बड़े वर्ग को, मैं कहूँगा 90% हिंदुओं को, जिनको शूद्र कहा जाता है, उनको ब्रिटानिया सल्तनत में ज़मीन की मिल्कियत का अधिकार मिला था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 4-5 हज़ार साल तक 90% आबादी ज़मीन की मालिक नहीं बन सकती थी। राजाओं का, ज़मींदारों का युग था। लोगों का काम बस पसीना बहाना और मुद्रा देना था। और करीब 1812 की तरफ, अगर मुझे ठीक याद है, तो शिक्षा का हक सबको मिला था। आप कल्पना कीजिए, ज़मीन हमारे पास नहीं है, शिक्षा हमारे पास नहीं है, तो हम में और एक भैंस में और एक बकरी में और एक कुत्ते में और बिल्ली में क्या फ़र्क है। तो 90% आबादी को तो मैं कहूँगा कि इस सामाजिक व्यवस्था ने लगभग जानवरों सी ज़िंदगी दे रखी थी। उसमें से फिर बहुत से नाम निकल के आए। साहू जी महाराज आए तो उन्होंने जब देखा कि इतना विभेद है तो उन्होंने दबे कुचले समाज को मौका दिया। फिर आप
आपने ऐसी कई महिलाओं को देखा होगा जिन्होंने बहुत आंदोलित तरीके से बहुत समाज में लड़ा है कि हमें लड़कियों को और महिलाओं को भी शिक्षित करना चाहिए। एक बेटी पढ़ जाती है तो हम समझते हैं कि एक परिवार बढ़ जाता है। आज समझें, सोचिए उन लोगों की कितनी अच्छी दूरदर्शिता होगी कि वो 2-3 शतक सेंचुरीज पहले उन्होंने ये चीज़ सोची थी। और उसका नतीजा ये है कि घर घर गली गली शिक्षा जाती है। लेकिन शिक्षा जाएगी तो आप पुराने अगर पौराणिक स्वरूप को भी, इतिहास को देख लें तो शास्त्रार्थ जैसा मैंने कहा होता था। और आप इससे सहमत होंगे कि कहीं भी चर्चा होगी तो बेहतर निकलेगा। एक 4 लोग 4 भेद रखेंगे, मत रखेंगे, तो जो निचोड़ निकलेगा वो कहीं बेहतर फैसला होगा। शिक्षा और जागृति कहीं ना कहीं देश को उसी रास्ते पे ले जा रही थी कि जैसे जैसे देश में शिक्षा बढ़ रही थी, बातचीत बढ़ रही थी, चर्चाएं बढ़ रहे थे, सवाल बढ़ रहे थे, बेहतर जवाब निकल के आ रहे थे, देश तरक्की के रास्ते पे चलना शुरू हो गया था। और कहीं ना कहीं जो रूढ़िवादिता है, जो पुराना राजतांत्रिक व्यवस्था है, जो समाज को 4 वर्गों में अनवरत बांट के उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन 10% लोगों ने फिर एक कुत्सित प्रयास किया कि किसी न किसी तरीके से, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, किसी न किसी तरीके से कोई रास्ते ढूंढो कि चोट भी लगे और दिखे भी ना, तो विद्यालयों को बंद करो ताकि धीरे धीरे जो गरीब तबका है, निचला तबका है, ये शिक्षित हो रहा है तो सवाल खड़े कर रहा है, हक और अधिकार मांग रहा है, तो इनको शिक्षा के रास्ते बंद करो। और ये सिर्फ 27,000 नहीं है, 27,000 मात्र स्कूल तो महाराष्ट्र की पहली चोट में बंद हुए हैं। लगभग 10,827 स्कूल जो हैं अभी तक उत्तर प्रदेश में बंद हो चुके हैं और आगे चिन्हीकरण चल रहा है। अभी तक तो सिर्फ 50 बच्चों वाला स्कीम था। अब इन्होंने बोला अब ये चेक करिए कि जिनमें 100 से 50 के बीच में थे उसकी भी लिस्ट बनाइए। और एक और पत्र सचिव महोदय ने जारी किया है कि जो हाई स्कूल वाले स्कूल हैं जिनमें 100-50 के बीच में बच्चे हैं या 150 हैं, उनको चिन्हित करिए और उनको मोटिवेट करिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के एडमिशन कराएं। यहाँ तक ठीक है, लेकिन हम तो इनको को जानते हैं, इनकी एक एक नस नस जानते हैं। ये लिस्ट बना रहे हैं, 6 महीने इंतज़ार करेंगे और कहेंगे हमने बहुत मोटिवेट किया, समाज से और बच्चे नहीं आ रहे इसलिए हम इनको भी ताला लगा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा को रोकना चाहते हैं। बट एक इसमें दिक्कत आ रही है, राजनीतिक चेतना और सामाजिक चेतना। बाबा साहेब ने जो संविधान और लोकतंत्र की व्यवस्था दी थी और उसके बाद समाजवादियों ने, लोहिया जी ने, नेताजी ने और वर्तमान में अखिलेश जी ने जिस तरीके से इसको फैलाया है, देश में और भी बहुत से नेताओं ने फैलाया है, अब हालत ये आ गई है कि जिसको ये अपने बराबर बिठाना नहीं चाहते थे, अब उसकी गिनती का भी दिल्ली वालों ने चिट्ठी खुद ही निकाली है। तो ये स्कूल अगर ये बंद करेंगे तो जब हम वापस आएंगे तो हम उसके ताले तोड़ेंगे। हम गरीब गुरबों के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनको सवाल उठाने लायक बनाना चाहते हैं। अगला सवाल मेरा कि ये अधिकारी भी अब पार्टी बन करके काम करने लगे हैं। इकरा हसन का एक अधिकारी एडीएम के साथ का विवाद उत्पन्न होकर के सामने आया। इस तरीके से अधिकारियों की शैली को देखते हैं। मैं इस सवाल में आपसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। देखिए, अगर आपने भाजपाई अंगोछा, अंगरखा या पट्टा डाल रखा है तो आज की तारीख में अगर आप एसडीएम, सीओ और पुलिस वालों को सड़क पे गिरा गिरा के भी पीटते हो तो आपके खिलाफ एफआईआर तक नहीं दर्ज होगी। ये मैं नहीं कहता, ये जो संचार क्रांति है, जो टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से सोशल मीडिया पे वीडियो भरे हुए हैं। लोग फ़ोन पे धमकी दे रहे हैं एसडीएम को कि तुम वहीं रुक, मैं आता हूँ। और जिस तरीके से खनन माफिया ने पहाड़ के बराबर बालू, रेता, गिट्टी और मोरंग के ढेर लगा रखे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। होता क्या है कि नया नौजवान होता है, शिक्षा से आगे बढ़ता है, वो सोचता है कि देश की तरक्की में हम कुछ योगदान करें। तो जब वो नई सर्विस में आता है तो बहुत आइडियोलॉजिस्ट होता है, वो सही काम करना चाहता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एक को पीट के 10 अधिकारियों को ये बताना चाहते हैं कि तुमको सबके आगे नहीं झुकना है, लेकिन भाजपाई देखते ही बिल्कुल दंडवत हो जाना है। जो इकरा हसन जी, माननीय सांसद जी के साथ हुआ, ये उसी का उदाहरण है। क्योंकि अधिकारियों को ये याद रहता है कि ये पक्ष वाले हैं या विपक्ष वाले हैं। दूसरा, आपने देखा होगा बहुत ही भद्र महिलाएं हैं, नौजवान हैं, ये नई जनरेशन है।
ये समाज में नई नए चेंजेस लाना चाहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करना चाहती है और ये गांव गरीब गुरबे के दर्द को नए तरीके से, नई सोच विचार से दूर करना चाहती है। तो आप कल्पना कीजिए, वो इतनी दूर सहारनपुर गई, वो उनको नगर पंचायत की अध्यक्षा जो हैं वो मिली, उन्होंने रास्ते में उनसे निवेदन किया, उन्होंने तुरंत गाड़ी में बिठाया, बोला चलिए ये तो समाज के कल्याण की बात है और अधिकारी हैं, हम चल के बात करते हैं, इसका रास्ता निकालते हैं। उनसे क्या बोला गया? हमने तो यही सुना है कि अंग्रेजी में गेट आउट बोला गया है। इतनी हिम्मत कहाँ से आई? इतनी हिम्मत तब आती है जब सरकार अपने अधिकारियों को बताती है कि तुम्हारे ये अपने हैं और तुम्हारे ये पराए हैं। उसका भी एक कारण है, जब सरकार में राजनीतिक लोग इतने शिक्षित और जागृत होंगे नहीं तो ब्यूरोक्रेसी के रास्ते से ही आपको सरकार चलानी पड़ेगी। और जब ब्यूरोक्रेसी पे ज़रूरत से ज़्यादा राजतंत्र जो राजनीतिक लोग हैं अगर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो ब्यूरोक्रेसी बदहवास हो जाएगी। उसी का ये नमूना है। कांवड़ यात्रा को लेकर के तमाम राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं आपने सुनी होंगी। कांवड़ यात्रियों के व्यवहार को भी देखा होगा, उनके वीडियोस को भी देखा होगा। क्या लगता है कि क्या इन 8 सालों के पहले इस प्रदेश में कांवड़ यात्राएं नहीं जाती थी, ये नयापन है, या फिर इन कांवड़ यात्रियों के बीच में कुछ अराजक तत्वों को भेज करके एक ध्रुवीकरण का काम किया जा रहा है? देखिए, जितना भी ये जो वाटर बॉडीज़ का सिस्टम है दुनिया में, आप देखेंगे हमेशा ऊंचाई से नीचे तल की तरफ पानी बहता है। हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में आप देखें, अधिकांश नदियां जो उत्तरी भारत में हैं वो हिमालयन रेंजेस से निकलती हैं और या बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या फिर वेस्टर्न कोस्ट पे जाके गिरती हैं। उनका बहाव हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही चलता है। आप कहीं ना कहीं इसी परिप्रेक्ष्य में देख लें कि देश का माहौल या प्रदेश का माहौल क्या होगा। ये जो बड़े बड़े कुर्सियों पे, बड़े बड़े सिंहासन पे जो लोग बैठते हैं, उनकी सोच से परिलक्षित होकर अंततः गांव गली तक जाता है। अब आप बताइए, हम आप तो पैदा भी नहीं हुए थे, उसके भी सैकड़ों साल से कांवड़ लोग उठा रहे हैं और बड़े मन और मर्म से। ये व्यक्तिगत सोच है, कोई जाना चाहता है मत जाइए, कोई जाना चाहता है तो जाएगा, उसका लोकतंत्र में उसको हक है। और लोग बहुत इच्छा के साथ ईश्वर के पास अपना कुछ उम्मीदें और कुछ मांग लेके जाते हैं और अपने शरीर को वो कष्ट देते हैं कांवड़ के माध्यम से। ये उनकी मान्यता है और उनको अधिकार है मानने का। लेकिन क्या आपने कभी आज से 10-5 साल पहले इस तरह से सुना था कि गलियों में जाके कांवड़ यात्रा में कांवरिये अपना कांवड़ रख के लोगों को लाठियों से पीट रहे हैं, मार रहे हैं? हम आप खुद सोचिए, हम मंदिर में भी जाके बैठते हैं तो कहते हैं पहले नहा लें, नहा धो के पवित्र कर लें, धुले हुए कपड़े पहन लें, मन को थोड़ा शांत कर लें, आत्मचित्त हो जाएं, मंदिर में बैठें तो प्रभु से बातचीत हो सके। आपको नहीं लगता कि जो कांवरिये हैं वो भी जब इस ध्यान में, इस मुद्रा में, इस सोच के साथ चल रहे हैं तो कितना शांत मन और कितने अच्छे मन से चल रहे होंगे? फिर ये सब हो क्यों रहा है? होता तब है जब आप कहते हैं कि जो कांवरिये लाठी चला रहे हैं उनको भी उपद्रवी नहीं बोलना है, वरना सरकार छोड़ेगी नहीं। और अगर किसी का ताजिया धोखे से, तार से भी लग जाए तो बोलना है ये सब लतखोर हैं, इनको लाठियां मार मार के ही ठीक किया जाएगा। तो जो समाज में थोड़े से भी विकृत मानसिकता के हैं या विचलित उम्र के हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार से इस तरीके के साधन को मिलने से उसका दुरुपयोग करते हैं। कल का ही एक उदाहरण ले लीजिए। मैं पूरी तरह से सहमत या असहमत तो नहीं हूँ, लेकिन मैं वर्दी में रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि कोई चाहे सीओ हो, एडिशनल एसपी हो, अब वो वर्दी में बैठ के किसी कांवरिये के पैर अपने पैरों पे रख के और उसको मालिश कर रहा हो, उसकी थकान उतार रहा हो, ये बहुत कल्याण और परोपकार का काम है। बट जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई वर्दीधारी जब वर्दी में फील्ड में डिप्लॉयड होता है, उसका काम लॉ एंड ऑर्डर देखना है, लोगों की थकान देखना नहीं है। थकान देखने के लिए तो हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है कि सड़कों पे कितने स्टॉल लगे रहते हैं, कितनी शामियाने कनातें लगी रहती हैं, शरबत देते हैं, पानी देते हैं, खाना देते हैं, पंखा बिस्तर देते हैं, सोने की व्यवस्था देते हैं। तो हमें ये भी तय करना पड़ेगा कि क्या अब हम वर्दी वालों को बिठा करके कांवरियों के पैर दबवाना चाहते हैं और नमाजियों को लतखोर कहना चाहते हैं। तो जैसा नेतृत्व होगा, जैसा हमारे ठाकुर आदित्यनाथ जी जैसी सोच विचार से चलेंगे, ज़मीन पे वो परिलक्षित हो रहा है। बस
सवाल ये है कि जो बागी थे, जिन्होंने बागी तेवर अपनाए, लेकिन जब पार्टी से निकाले गए, चाहे बात करें राकेश प्रताप की, बात करें अभय सिंह की, बात करें मनोज पांडे की, निकाले जाने के बाद उनके तेवर और बागी हो गए हैं। अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चा आप भी देखते हैं कि ना कोई समझाने वाला है, ना कोई बोलने वाला है, और खीज अलग से, खीज ऐसी कि ना वो क्या कहावत है, ना खुदा ही मिले ना विसाले सनम। हम लोगों ने अपने मन से, मर्म से पूरी तरीके से उनकी सोच, उनकी विचारधारा, वो जिस स्वार्थ और जिस मतलब से गए हों, देखिए आप अलग अलग लोगों से मिले होंगे, लोगों ने अलग अलग विचार दिए होंगे। मेरा अपना व्यक्तिगत सोचना है कि एक बलिष्ठ और मजबूत विचारधारा का कार्यकर्ता जब दल पे, विचारधारा पे, कार्यकर्ताओं पे, नेताओं पे मुश्किल वक्त आता है, जब देश में बयार उल्टी चल रही होती है, तो और मजबूती से अपनी विचारधारा के साथ खड़ा होता है। लेकिन जो कनातें बिना लकड़ी ठोके लगी होती हैं, वो हवा के झोंके में उड़ जाती हैं। मैं अक्सर निकलता था बाज़ार में, कहीं स्टूडियोज़ में जाता था, तो सड़क पे दुनिया भर की झालरें, लाइटें और राम आएंगे करके गाने बजते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इनको भी यही लग रहा था कि राम आएंगे और राम फिर आएंगे। राम से मेरा मतलब भाजपाइयों के राम तो एक ही हैं, जो राम को, छोटे से राम को लंबे से भाजपाई राम मंदिर में लेके गए थे, मैं उन राम की बात कर रहा हूँ। मोदी जी आएंगे तो जो हल्की विचारधारा का व्यक्ति होगा वो बेसिकली सत्ता का लोभी होगा, सत्ता का जिधर बहाव दिखता है उधर चल जाता है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव में मजबूत हुई होती तो ये सब मुस्करा रहे होते कि हमने देखा सही टाइम पे सही फैसला लिया। ये वही हैं जो इस नाव से उस नाव से कूदने की मानसिकता वाले बात हैं। लेकिन जब दिल्ली की गद्दी बैसाखी पे गई और इनकी लोकसभाओं में जो ये विधायक हैं, ये सब के सब भाजपा बुरी तरीके से हारी है इनकी विधानसभाओं में, तो भाजपा के नेताओं को भी समझ में आ गया कि अब ये हमारे लिए लोड और वजन रह गए हैं, हमारे लिए किसी काम के नहीं हैं। उन्होंने भी छोड़ दिया। ये जगह जगह बोल रहे थे कि हम मंत्री बन जाते, हम ये हो जाते। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सोचा कि जब तुम्हारा मन और विचार सब, विधान सब उधर का ही है, अगर कहीं मेरी वजह से तुम्हारा मंत्रालय रुका हुआ है तो हम तुम्हें आज़ाद कर देते हैं, ताकि तुम भारतीय जनता पार्टी में संबद्ध विधायक के तौर पे जाओ, मंत्री बनो, मंत्रालय लो और अपनी विधानसभा की जनता का सेवा करो। बाकी हकीकत में वो कहाँ हैं, क्या है, क्यों है, उसी की खींच निकल रही, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अंतिम सवाल कि बिहार में इलेक्शन अभी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन बिहार की गतिविधियां इतनी तेज है, और ख़ास करके अगर बात करें तो वोटर लिस्ट को लेकर के तमाम गड़बड़ियों के वीडियोस भी निकल के सामने आ रहे हैं। वीडियोस निकल रहे हैं तो कुछ पत्रकारों पर एफआईआर भी की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देख रहे हैं? ये फिर वो वाला सवाल है जिस पे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आपने कहा है कि बिहार में अभी चुनाव होने वाला है। मेरा मानना है देश में अब आगामी चुनावों की दिशा आम जनमानस ने तय कर दी है। कहीं ना कहीं पूरा देश अब सामाजिक न्याय की बात कर रहा है और वो समझ गया है कि हिंदू नाम का छाता लगाया जाता है और हमको छाते के बाहर खड़ा कर दिया जाता है। तो ना हमको धूप मिलती है, ना छाया मिलती है, ना हम बारिश से बचते हैं। तो सभी जातियों के बीच में जो ये चेतना शिक्षा के माध्यम से आई है, तो उनको हक अधिकार की जो अब अग्नि उनके अंदर है कि हम अपना हक अधिकार लेंगे, ये उसी की सारी लड़ाई है। और बिहार को तो आप जानते हैं, बड़ा एक मशहूर कहावत है, मुझे भी हर बार बोलने में आनंद आता है कि बिहार में उड़ती चिड़िया का कोई भी बिहारी हल्दी लगा देता है, उसमें इतनी काबिलियत है। ये लोग भी जानते हैं कि जब भी ये बिहार के पहले कोई भी तीर छोड़ते हैं तो हमेशा उल्टा पड़ता है। 15 के चुनाव में उनके भागवत जी ने बोला था कि आरक्षण पे पुनर्विचार होना चाहिए। देखिए तुरंत बिहारियों ने सब विचार बनाया और निपटा दिया। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले उनके जो नंबर 2 हैं मम्मी डैडी ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने बोला है कि ये संविधान और ये पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष शब्द जो है संविधान से ये हटा देने चाहिए, सेकुलरिज्म और पंथ निरपेक्षता को हटा देना चाहिए। तो उसके बाद जो 2 दिन में और 3 दिन में पूरे देश में सोशल मीडिया पे जो हुआ है, उसके बाद वो बयान गायब हो गया। उन्होंने पल्स लिया और उन्होंने बोला कि ये बिहार में फिर बैकफायर हो जाएगा,
कहीं ना कहीं उनके लोगों ने ही शांत करा दिया। लेकिन जो बिहार पे ज़मीनी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो फीडबैक लिया बिहार में, उसके बाद इनके पास वही रास्ता बचता है कि या तो आप उसको रामपुर बनाइए, या आप संभल बनाइए, या आप खुद बंगाल की खाड़ी में जाइए। तो अब बिहार में क्या कर सकते थे? सारे हथियार जो इन्होंने चलाए हैं, चाहे हरियाणा में हो, चाहे संभल हो, रामपुर हो, महाराष्ट्र हो, सब पकड़े गए। तो ये अय्यार लोग हैं, हर बार नया हथियार लेके आते हैं। बिहार में एक नया हथियार लेके आए ताकि गांव गरीब गुरबा जो बेचारा कोई पंजाब में है, कोई तमिलनाडु में है, कोई कर्नाटका में नौकरी कर रहा है, बोला हम आपका वोट चेक करेंगे। और वोट कैसे चेक करेंगे? बोला राशन कार्ड नहीं मानेंगे, आपका वोटर कार्ड जो हमने ही बनाया है वो हम नहीं मानेंगे। और जो भारत में अधिकांश कागज़ बनाने के लिए आधार कार्ड जो आधार के तौर पे इस्तेमाल होता है, हम उसको भी नहीं मानेंगे, भले ही वो केंद्र सरकार की योजना हो, हमारी 10 उंगलियां दोनों आँखों की आइरिस का उसमें स्कैन हो, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो सबके पास है। मनरेगा कार्ड बनवाने जाएंगे तो आधार चाहिए होगा, तो ये तो गरीब गुरबा भी ले आएगा। तो इनसे वही वाले कागज़ मांगो, एक तरफ स्कूल बंद करो और दूसरी तरफ स्कूल के, हाई स्कूल, इंटर के कागज़ मांगो, उनका जन्म पत्र, प्रमाण पत्र मांगो। अब आप बताइए, हमारे ग्रामीण संस्कृति में हमारे आपकी उम्र के लोगों को पता नहीं, बोला इतना ही पता है कि सर्दियों में या गर्मियों में या बारिश के टाइम पे फसल कट रही थी तब लल्ला हुआ था। तो उनके पिताजी के बारे में आप सोचिए, पिताजी के बारे में बोलते कि वो नेहरू जी का देहांत हुआ था, उसके 2-4 साल बाद मेरे ख्याल से पिताजी इनके पैदा हुए थे। उसका जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाइएगा? वो बेचारा पढ़ाई नहीं, किसी रोजगार के लायक नहीं रहा, उसे कोई नौकरी नहीं मिली, उसके पास कोई कागज़ नहीं है। आधार है क्योंकि आधार ही पहचान का आधार बन गया है। राशन कार्ड है क्योंकि बेचारा सरकार से थोड़ा बहुत सस्ता वस्ता गल्ला ले लेता है। उसके अलावा उसके पास है क्या दिखाने को? आपने बोला वोट डालोगे तो वोटर कार्ड चाहिए, बेचारे ने भाग दौड़ करके जैसे तैसे वोटर कार्ड बनवाया। तो वो कागज़ आप नहीं लेना चाहते जो सबके पास है, इसका मतलब आप सबके वोट को फेस नहीं करना चाहते हो। तो बिहार का चुनाव से पहले ही रिजल्ट है। और मैं आपको आज बता देता हूँ, हर बार जो चुनाव का जो सिस्टम है, जो कैलेंडर है, ये बदलाव की बयार बिहार से शुरू होती है और बंगाल होते हुए उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरती है और उत्तर प्रदेश से दिल्ली की कुर्सी पलट देती है। यही बस चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। हाँ, फॉर्मेलिटी चुनाव की जरूर बची है, इससे सहमत हूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बेबाकी से बात करने के लिए। तो आपने सुना सरसनी जी को, जिन्होंने बड़े बेबाकी से सारे मुद्दों पर अपनी बातें रखी और सरकार की मंशा क्या है उसको भी बताया। लेकिन इन दिनों जो चर्चा है अनुरुद्धा 4 पर, उस पर 1-2 लाइनें हैं। साधु के भेष में राजनीति की चाल चली गई, अखिलेश से मिलकर चर्चा फिर सवाल बन गई। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय प्रताप सिंह चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।